अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप आज का दिन बहुत जोशो-खरोश के साथ, बहुत जज़्बे के साथ, बहुत वल्वले के साथ, एक भरपूर अज़्म के साथ लोगों को तंग करके गुज़ार रहे होंगे। और इसके लिए बहुत सारे तरीके हम पाकिस्तानियों ने ईजाद कर लिए हैं, जैसे कि हार्न बजाना और वन व्हीलिंग करना और इस तरह के बहुत सारे तरीके जो कि मैं वीडियो पे नहीं बता सकता। और दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो कि आज का दिन घर पर गुज़ारते हैं। घर पर गुज़ार कर वो एक-दूसरे पर तनकीद करते हैं, मज़हबी या फ़िरका वाराना जुमले एक-दूसरे पे कसते हैं या सियासी पार्टियों पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाकर ये दिन गुज़ारते हैं। लेकिन इसके बरअक्स मैं आपको आज के दिन आज़ादी का मतलब और आज़ादी की अहमियत का मतलब एक नए अंदाज़ से और एक बेहतर अंदाज़ से बताने की कोशिश करूँगा। और यकीन है मुझे कि आपने ऐसा पहलू आज़ादी के हवाले से कभी नहीं सोचा होगा और ना ही कभी सुना होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जिन दो इंतहाई अहम पहलुओं पर बात करेंगे, उनमें से सबसे पहला पहलू है आज़ादी का तसव्वुर और दूसरे नंबर पे तालीम। और हम इन दो चीज़ों को एक मुख्तलिफ़ ज़ाविये के साथ, एक अलग तरीके के साथ देखेंगे और समझेंगे भी। जैसा कि ये हम सब जानते हैं कि आज़ादी का तसव्वुर अल्लामा इक़बाल की तरफ से है और बहुत सारे लोग इसका सेहरा सर सैयद अहमद ख़ान को भी देते हैं। खैर, जहाँ से भी आया हो आज़ादी का तसव्वुर, हमें ये गर्ज़ नहीं है कि ये कहाँ से आया। हमें ये बात जाननी है कि ये जो तसव्वुर था ये इतना अहम क्यों है और वो कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से ये तसव्वुर इतना पावरफुल हो गया, इतना मज़बूत हो गया कि पाकिस्तान वजूद में आ गया। ये बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि शुरू में इस तसव्वुर को एक गलत तसव्वुर समझा जाता था और तमाम लोग जो बरे-सग़ीर में रहते थे वो ये समझते थे, इवन कि मुसलमान भी ये समझते थे कि ये बहुत मुश्किल है और ये नामुमकिन सी बात है कि पाकिस्तान तसव्वुर में आ जाए, एक अलग रियासत तसव्वुर में आ जाए जिसका नाम पाकिस्तान हो, या एक ऐसी रियासत तसव्वुर में आ जाए जो एक ऐसी रियासत हकीकत में आ जाए। मैं अपनी वीडियोज़ के ज़रिए आपको लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन की अहमियत बताता रहा हूँ और मैंने कई जगहों पर ये भी बताया है कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन बज़ाहिर वजूद में एक लॉ की हैसियत से या एक किताब की हैसियत में थोड़े अरसे पहले ही वजूद में आया, लेकिन इसका ताल्लुक़ बहुत अरसे से है। ये कोई आज की बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन तब से है जब से इंसान वजूद में आया है, जब से इंसान इस दुनिया में है और तब तक रहेगा जब तक इंसान इस दुनिया में मौजूद है। तो लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन की अहमियत को जानते हुए हम ये देखेंगे कि तसव्वुर पाकिस्तान कैसे एक हकीकत पाकिस्तान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसा कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में सबसे पहले हम गोल सेट करते हैं, इसी तरह तसव्वुर पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले ये तसव्वुर ज़हन में आया, सबसे पहले ये ख़्याल ज़हन में आया क्यों ना मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत हो, और यहीं से दो कौमी नज़रिया भी वजूद पाता है। और उन लोगों के लिए मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा जो दो कौमी नज़रिया को बुरा समझते हैं, वो ये जान लें कि वो पाकिस्तान में रहते हुए फ़िरकावारियत फैला सकते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों पर और मुख्तलिफ़ लोगों पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा सकते हैं, उनको बुरा भला कह सकते हैं। अगर ये लोग सब कॉन्टिनेंट में होते, अगर ये लोग बरे सग़ीर में होते तो इनके लिए ये काम करना नहायत ही मुश्किल होता। तो ये दो कौमी नज़रिया की एक ये भी खूबी ये है कि आप खुलकर किसी पर भी तनकीद कर सकते हैं। आज हम जिस मुल्क में बैठे हैं वहाँ पर हमें आज़ादी है कि हम किसी पर भी कोई भी बात कह दें और हमें कोई पूछने वाला नहीं होता, हमें कोई कहने वाला नहीं होता, क्योंकि ये एक खूबसूरती है, एक जमहूरी मुल्क की खूबसूरती है। गोल सेटिंग के बाद इस पर जर्नलिंग हुई, बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारे अखबार नवीस और बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ लिखा भी। ज़िम्मेदार अखबार, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, और इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स पाकिस्तान के हवाले से, बहुत सारे आर्टिकल्स मुसलमानों के जद्दोजहद के हवाले से, बहुत सारे आर्टिकल्स जिनमें मुसलमानों के हक़ में बहुत सारी बातें लिखी गई थी, वो शाया हुए और इस तरह एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया पाकिस्तान बनने का।
वो तसव्वुर पाकिस्तान जो कि बहुत अरसा पहले एक सोच थी, वो किताबी शक्ल में, वो किसी लिखाई की शक्ल में, वो किसी मुसव्वदे की शक्ल में आना शुरू होगी। और इसी तरह लोगों के ज़हनों में भी ये बात पेवस्त होगी कि कोई ना कोई बात तो है और कुछ ना कुछ हो सकता है। अभी लोगों के ज़हन में ये यकीन नहीं था, लेकिन ये बात ज़हन में आ गई। फिर यूँ हुआ कि सर सैयद अहमद ख़ान और अल्लामा इक़बाल तो ना रहे, लेकिन उनकी जद्दोजहद और उनका जो तसव्वुर था, उनके जो ख़यालात थे, उनको अमली जामा पहनाया कायद-ए-आज़म ने। वो जो गोल सेट हो गया था, वो जो गोल था, वो जो तसव्वुर था, उस पर जर्नलिंग भी हो चुकी थी, बहुत सारे मुसव्वदे, बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे जा चुके थे। अब उस पर एक विजुअलाइज़ेशन का स्टेप आ गया। लोगों ने उसको वाक़ई सोचना शुरू कर दिया और लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि हाँ, ऐसा मुमकिन है। नक्शे वजूद में आने लग गए। लोगों ने एक अपनी तरह से ये सोच लिया कि ये इलाका मुस्लिम आबादी में अक्सरियत रखता है, तो ये इलाका उम्मीद है और कि पाकिस्तान में और एक अलहदा ममलिकत में जहाँ मुसलमानों का राज होगा, उसमें शामिल कर दिया जाएगा। तो इस तरह एक सोच जो थी, जो कि काफ़ी अरसे पहले आई, वो लोगों ने उसके बारे में वाक़ई सोचना शुरू कर दिया और ये देखना शुरू कर दिया कि हाँ, ऐसा मुमकिन है। इस सारे अमल में एक जो चीज़ जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है एक्शन। कायद-ए-आज़म ने वो तमाम बातें जो कि एक मुसव्वदे की सूरत में थी, जो कि एक ख़्याल की सूरत में थी, जो शायद एक तसव्वुर था और लोग भी समझते थे ये ख़ाम ख़याली है, उसको अमली जामा पहनाया अपने एक्शंस के साथ। तो जैसा कि मैं आपको काफ़ी अपनी वीडियोज़ के ज़रिए बताता रहता हूँ कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन एक अहम चीज़ है, इसमें सारे स्टेप्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर एक्शन ना हो तो सारे स्टेप्स बेफ़ायदा हो जाते हैं, उसका कोई असर नहीं रहता, वो काम फ़ुज़ूल हो जाता है और कोई भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता जैसा आपने गोल सेट किया होता है। तो देखा आपने कि किस तरह लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करते हुए हमने नज़रिया पाकिस्तान को, हमने तसव्वुर पाकिस्तान को समझा और इसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी सक्सेसफुल इंसान, उसकी जद्दोजहद को आप देखें तो उसकी जद्दोजहद में ये तमाम चीज़ें कहीं न कहीं शामिल ज़रूर होती हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे पहलू की तरफ। सर सैयद अहमद ख़ान एक ज़ीरक इंसान थे। उन्होंने वो बातें कह दी जो कि आज के दौर में भी अप्लाई हो सकती हैं। आज के दौर में भी आप उन बातों पर अमल करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वो ज़माना जिस वक़्त मुसलमान बहुत जोश में थे और वो चाहते थे कि बस हिंदुओं की कोई भी बात हमें बुरी लगी है तो उससे हमें लड़ जाना चाहिए और कट मरना चाहिए। लेकिन उस वक़्त भी सर सैयद अहमद ख़ान ने कुछ ऐसी बातें कही, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जो कि आज भी हमारे लिए मशअल राह हैं। सर सैयद अहमद ख़ान वैसे तो एक बारिश आदमी थे और आप आज भी उनकी जब तस्वीर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उनकी ज़िंदगी में मज़हब एक नुमायाँ पहलू रहा होगा, पर ऐसी बात नहीं है। वो एक जिद्दत पसंद इंसान थे। उन्होंने सबसे पहले जिस चीज़ पर तवज्जो दी और जिस चीज़ पर उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर तरक्की करना चाहते हैं तो ये काम करें, वो है तालीम। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है समझने की, वो ये है कि तालीम वो नहीं जो हम हासिल करते हैं, तालीम वो नहीं जो कि हम हासिल करके एक अपने आप को तालीम याफ्ता समझते हैं, हम डिग्री हासिल कर लेते हैं और ये समझते हैं कि हम डिग्री होल्डर हैं। वो तालीम नहीं, तालीम वो जो कि आपके ज़हन को कुशादा करे, तालीम वो जिससे आपको लगे कि आप कुछ कर सकते हैं अपने मुल्क कौम के लिए, तालीम वो जो कि आपको दूसरों से नुमायाँ करे। और मैं समझता हूँ कि इसकी कमी आज भी मौजूद है। आज भी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग अपने आप को तालीम याफ्ता तो कह रहे होते हैं, उनके पास डिग्रीज़ भी होती हैं, मगर उनके अंदर वो शऊर नहीं होता जो कि सर सैयद अहमद ख़ान चाहते थे कि एक मुसलमान के अंदर हो। उन्होंने बहुत तवज्जो दी और ज़ोर दिया इस बात पर कि अंग्रेज़ी तालीम भी होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे अंग्रेज़ी स्कूल भी हैं और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो अंग्रेज़ी समझते हैं और अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। सर सैयद ये चाहते थे
کہ ایک مسلمان ترقی کرے تو اس طرح کرے جس طرح یورپ نے ترقی کی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان انگریزی سیکھے، اس لیے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو ایڈوانسمنٹس، جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور جس طرح کی بھی ترقی اس دور میں ہو رہی تھی وہ تمام کے تمام یورپ کی طرف سے آ رہی تھی۔ تو سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی ویسی ہی ترقی کریں، ہم بھی وہ سیکھ کر، وہ تمام چیزیں، وہ تمام علوم سیکھ کر ان سے بھی آگے نکل جائیں۔ پر میں دیکھتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی اس چیز کا فقدان ہے۔ لوگ انگریزی تو سیکھ لیتے ہیں پر وہ بات نہیں سیکھ سکتے اور وہ بات نہیں سمجھتے کہ جو سر سید احمد خان بتانا چاہتے تھے۔ ایک کوٹ جو کہ سر سید احمد خان کے نام سے منسوب ہے اور میں نے کہیں پڑھا تھا، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی، لیکن یہ بات مجھے اچھی لگی تو میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کروں۔ Do not show the face of Islam to others. Instead, show your face as the follower of true Islam, representing character, knowledge, tolerance and piety. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم نے سر سید احمد خان کی ان باتوں کا بہت اثر لیا اور انہوں نے صحیح طریقے سے ان باتوں پر عمل کیا۔ اس دور میں جب کہ فیس بک اور واٹس ایپ کی سہولت موجود نہیں تھی، قائد اعظم نے انگلستان کا سفر کیا۔ آج کل تعلیم حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، کہیں بھی ہوں، آپ اپنے گھر والوں سے، اپنی فیملی سے یا پاکستان میں رہنے والے کسی بھی انسان سے آپ بات کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، انسٹا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے انٹرنیٹ کی سہولت اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ دنیا میں کہیں سے بھی کسی بھی انسان سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اس دور میں یہ سہولت موجود نہیں تھی، خط بھی مہینوں بعد آتے تھے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم نے جو یہ قدم اٹھایا اور انگلستان کی طرف گئے اور وہاں سے تعلیم حاصل کی، یہ ایک بہت بڑا قدم تھا اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان تھے سب کانٹیننٹ میں، جتنے بھی مسلمان تھے سب بر صغیر میں، ان میں اور قائد اعظم میں یہی فرق تھا۔ اور جتنے بھی دوسرے رہنما تھے جو کہ قائد اعظم کے ساتھ تھے وہ بھی پڑھے لکھے تھے اور ان لوگوں نے بھی قائد اعظم کے ساتھ بہت ہیلپ کی، ان کی مدد کی، اسی وجہ سے کہ ان میں اور باقی تمام لوگوں میں یہ فرق تھا، ایک فرق تھا، وہ تھا تعلیم۔ وہ تعلیم جس نے ان کے ذہنوں کو روشن کیا، وہ تعلیم جس سے انہوں نے نہ صرف خود فائدہ اٹھایا بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک رہتی دنیا تک انہوں نے ایک مشعل روشن کر دی، ایک وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل بن گئے۔ اور آج بھی لوگ ان کے سٹیپس کو فالو کر کے، ان کی باتوں کو سن کر، ان کے لکھے ہوئے اقوال کو پڑھ کر اپنی زندگی بناتے ہیں اور اپنی زندگی سنوارتے ہیں۔ آزادی ضرور منائیے مگر آزادی کا مطلب ضرور سمجھیے۔ اگلی کسی اچھی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔